नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर जीके पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 से 26 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीकली रिविजन वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, who was the elected as the first woman president of Indian Cricket Association in October 2025। तो भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है शांता रंगास्वामी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी कौन है? तो ये पहली कैप्टन है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की, ठीक है। और इन्होंने पहली बार जब इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच जीता था तो उस टाइम कैप्टन यही थे 1976 में, और ये मैच हुआ था पटना में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, ठीक है, जो मैच इंडियन वुमेन्स टीम ने जीता था। और उसके बाद पहली महिला वुमेन प्लेयर है जिन्होंने टेस्ट में सेंचुरी लगाई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 108 रन बनाए थे इन्होंने। कब बनाए थे? 1977 में। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। कब मिला था? 1976 में। पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने ये अर्जुन अवार्ड मिला था 1976 में। और बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया है। कब? 2017 में, ठीक है। बात करें अदर अपॉइंटमेंट्स की तो शांता रंगास्वामी के साथ साथ वेंकट सुंदरम सेक्रेटरी और दीपक जैन है ट्रेजरी के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं। और बात करें आईसीए के हेडक्वार्टर की तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अभी हम 2025 के जो नए अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। टीसीए कल्याणी है, इन्होंने भावनालाल का स्थान पर भारत के नए महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए का पदभार संभाला है, ठीक है। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को राजीव वर्मा को दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, सीबीआई ने एमडी सीओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है कल्याण कुमार, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर ए शरद कमल को बनाया गया है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई के प्रबंध निर्देशक एवं एमडी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। करोल नवरोकी को पोलैंड के नए अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। श्री चंद्रशेखर जी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है, ठीक है। कनाडा में भारत का राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 24वें आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, भारत के। डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन जी है जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। भारतीय नौसेना के 47वें नए उप नौसेना प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल संजय वत्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2025 में किसे अपॉइंट किया गया है? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं साने तकाइची को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, साने तकाइची, ठीक है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। पार्टी कौन सी है इसकी? तो इसकी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, एलडीपी इसकी पार्टी है। पूर्ववर्ती कौन है? सेगेरू इशिबा, ठीक है। इनके प्रतिद्वंदी जो थे वो थे योशिहिको नाडा, जिनको इन्होंने हराया था। और इनको कुल मत मिले थे 237 लोअर हाउस से और 125 अपर हाउस में, ठीक है। इनका उपनाम जो है वो है आयरन लेडी ऑफ जापान, ठीक है। इनकी जो नीति है वो आबे नोमिक्स इनकी प्रमुख नीति है। राजधानी की अगर बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन। और जापान की ये जो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है वो जापान की जो टोटल प्राइम मिनिस्टर है अभी 104 नंबर की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 2025 का 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाएगा चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, चंडीगढ़। और कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है ये किया जाएगा 6 से 9 दिसंबर 2025 को। 6 से 9 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम क्या रहेगी? तो थीम रहेगी विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत,
ठीक है। इसके सहयोगी की अगर बात करें तो इसमें भागीदारी रहेगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, ठीक है। और ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद विज्ञान भारती, विज्ञान वैज्ञानिक जनजागरण की प्रमुख संगठनात्मक भागीदारी इनकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द होनर्ड विथ ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025? तो ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड है 2025 का, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अबुसियान खरखोराव को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, अबुसियान खरखोराव। कौन है ये अबुसियान खरखोराव? तो ये है फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के, ठीक है। ये सम्मान इनको कब दिया गया है? तो ये अक्टूबर 2025 में इनको सम्मानित किया गया है, ऑनर्ड विथ ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से। इसका कंट्रीब्यूशन क्या था जिनकी वजह से इनको यह सम्मान दिया गया है? तो इन्होंने स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मेरिटल इनोवेशन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जिनकी वजह से इनको यह सम्मान दिया गया है। और इस इवेंट को किसने होस्ट किया था? तो इनको इस इवेंट को होस्ट किया था स्टेट ऑफ डूमा ऑफ रशियन फेडरेशन इन मॉस्को, रशिया में इसको होस्ट किया गया था। ऑर्गेनाइजर कौन थे? तो इसके ऑर्गेनाइजर है द टाइम्स ऑफ रशिया ग्रुप एंड ब्रिक्स कल्चर मीडिया फोरम, BCMF के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस आयोजन के दौरान द टाइम्स ऑफ रशिया का पुनः शुभारंभ किया गया था। समाचार समूह है द टाइम्स ऑफ रशिया, जिसके लिए रीब्रीथ ऑफ टाइम्स ऑफ रशिया नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य है पत्रकारिता की सच्चाई, संस्कृति और वैश्विक संवाद, ग्लोबल डायलॉग्स की भूमिका को पुनः स्थापित करना। बात आई है ब्रिक्स की, तो हम यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो ब्रिक्स का गठन हुआ था 2009 में। संस्थापक कंट्री कौन सी है? तो वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 4 कंट्री ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी। साउथ अफ्रीका को कब ऐड किया गया था? तो 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया था। उसके बाद ब्रिक्स के कुल सदस्य कंट्री हो गए 5, ठीक है। ब्रिक्स का बैंक कौन सा है? तो ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB है ब्रिक्स का बैंक है। हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में। स्थापना कब हुई थी? 2014 में, ठीक है। भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो भारत में अब तक 3 बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है, 2012, 16 और 21 में, ठीक है। 2025 का ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था ब्राजील में, ठीक है। याद रखिए 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित हुआ? ब्राजील में। और इस बार इसका विषय क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। 2025 ब्रिक्स समिट का विषय क्या था? बात करते हैं ब्रिक्स देशों का संयुक्त जीडीपी की, तो लगभग 32% वैश्विक जीडीपी है ब्रिक्स कंट्री की, ठीक है। ब्रिक्स कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? तो वो 40% से अधिक है विश्व जनसंख्या की, ठीक है। ब्रिक्स की मुख्य संस्था कौन कौन सी है? तो वो है NDB, CRA, बिजनेस काउंसिल और थिंक टैंक काउंसिल। CRA का स्थापना कब हुआ था? तो CRA की स्थापना हुई थी 2014 में, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बात करें ब्रिक्स के नवीनतम पुरस्कार की, तो वो पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो पुरस्कार दिया गया है अबुसियान खुरखोराव को, ठीक है। और अभी ब्रिक्स ने जो इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है ब्रिक्स का, इसके साथ ही कौन से मीडिया समूह का पुनः स्थापना की है? तो वो की है द टाइम्स ऑफ रशिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द वोन ओवरऑल टाइटल ऑफ वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025? तो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर 2025 का खिताब अपने नाम किया है, जो टाइटल अपने नाम किया है वो किया है वेम वेन डेन हीवर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, वेम वेन डेन हीवर। और कौन है ये विम वेन डेन हीवर? तो ये साउथ अफ्रीका के एक फोटोग्राफर है जिनको वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का ग्रैंड टाइटल अपने नाम किया है। और इनकी जो विनिंग फोटोग्राफी है जो आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, ये ब्राउन हेना ने जिनकी उन्होंने फोटो निकाली थी, ये एक बिल्कुल दुर्लभ प्रजाति है जो बिल्कुल अभी खत्म होने के कगार पे है। और ये घोस्ट टाउन विजिटर में ही इन्होंने ये फोटो निकाली है। जो स्थान है, ये जो तस्वीर है, ये नामीबिया के कोलमेनस्कोप नामक एक डायमंड माइनिंग शहर है, जहाँ पे उन्होंने ये दुर्लभ भूरी जो लकड़बग्गा आपको दिख रहा है ब्राउन है ये ना, इसको घूमते हुए यहाँ देखा गया था और उन्होंने फोटो क्लिक कर ली थी। और इसी फोटो ने उनको ग्रैंड टाइटल विनर बना दिया, ठीक है। और ये जो खिताब इनको दिया गया है, ग्रैंड टाइटल विनर का जो खिताब इनको मिला है, वो
इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कॉम्पिटिशन में दिया गया था, जिसका ऑर्गेनाइजर कौन है, तो उनके ऑर्गेनाइजर है द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन। इसके द्वारा ये आयोजित किया गया था और वहाँ पे इनको ग्रैंड टाइटल विनर का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोटरी अमेंडमेंट 2025 वर नोटिफाइड बाय विच डिपार्टमेंट। तो नोटरी संशोधन नियम 2025 है, ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स DLA के द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। इन अक्टूबर 2025 द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस notified the Notary Amendment Rule 2025 through GSR 763E in the Extraordinary Gazetted in of India। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है ये इश्यू किया जाता है, जो सेक्शन 50 है उसके अधीन अंतर्गत इसको इश्यू किया जाता है, नोटरी एक्ट 1952 53 और 52। ठीक है, और ये कब लागू किया जाएगा, तो ये फोर्स में आएगा 17 अक्टूबर 2025 को, द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेटेड। हम बात करते हैं नोटरी अमेंडमेंट 2025 के कुछ खास पॉइंट की। तो उसमें है इशूइंग अथॉरिटी, इसके इश्यू किसने किया है, तो इशूइंग अथॉरिटी है जो साइन किया गया है वो है आशुतोष मिश्रा के द्वारा। आशुतोष मिश्रा जी है, एडिशनल सेक्रेटरी है किसके, DLA के, जिन्होंने नोटिफिकेशन साइन किया है। और अभी कुछ पॉइंट्स है वो शॉर्ट्स में हम देख लेते हैं। ये इश्यू किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड MOL ने इसको इश्यू किया है। इफेक्ट रहेगा 17 अक्टूबर 2025 से ये इफेक्टिव रहेगा। और कौन से सेक्शन के अंदर आता है, तो ये सेक्शन 15 ऑफ नोटरी एक्ट 1952 के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें टोटल 4 स्टेट को कवर किया गया है। कौन कौन से हैं, तो वो कवर्ड स्टेट है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। ठीक है, पर्पज क्या है, तो इसका पर्पज है टू इंक्रीज नोटरी स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव लीगल एक्सेस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। तो मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, इंडिपेंडेंट चार्ज है अर्जुन राम जी मेघवाल के पास, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी बीकानेर राजस्थान से। ठीक है, और ये जो नोटरी एक्ट 2025 अमेंड हुआ है, इसमें जो रिप्लेस किया गया है वो GSR 132E को रिप्लेस किया है, जो 24 फरवरी 2024 को लागू किया था। ठीक है, अभी हम बात करते हैं प्रीवियस लिमिट और रिवाइज जो लिमिट हुई है इन चारों स्टेट की चेंज उनके बारे में। तो गुजरात की जो प्रीवियस लिमिट थी वो 2,900 रुपये थी पहले, अभी उसको बढ़ा के 6,000 रुपये कर दिए। ठीक है, वही तमिलनाडु की 2,500 थी, उसको 3,500 कर दिया है। राजस्थान का 2,000 था, उसको 3,000 कर दिया है। और नागालैंड का जहां 2,000 रुपये था वही लिमिट अभी रिवाइज होके 400 रुपये हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए सीता स्कीम इन अक्टूबर 2025। तो ये स्कीम है, ये लॉन्च की गई है अनक्यूक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो UIDAI है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, UIDAI। ठीक है, और ये किसके अधीन आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, और इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, तो स्कीम को लॉन्च किया गया है 16 अक्टूबर 2025 को। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार। ठीक है, और इसका जो MOU पार्टनर है वो कौन कौन है, तो वो है मिटी स्टार्टअप हब, MSH, नास्कॉम और UIDAI। तो ये तीनों इसके MOU पार्टनर रहे हैं। बात करें हम UIDAI की, तो इसके जो CEO है वो है भुवनेश कुमार, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 है, इसका उद्घाटन किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, जितिन प्रसाद। अक्टूबर 2025 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों इनके पास है, इन्होंने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजर कौन है इसके, तो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर है उत्तराखंड गवर्नमेंट और इंडियन AI मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द
IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन एसएससी के फर्स्ट एशियन चेयर अपॉइंट किए गए हैं विवेक मेनन को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, विवेक मेनन, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फर्स्ट एशियन चेयर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अभी हम बात करते हैं IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक वैश्विक संगठन है जो जैव विविधता और प्रजातियों के संरक्षण पर कार्य करते हैं। ठीक है, SSC IUCN के 6 प्रमुख कमीशन है। ठीक है, इसमें दुनिया भर में 11,000 से अधिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जो विलुप्त हुई प्रजातियों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए काम करते हैं। और ये आयोग है IUCN, यह रेड लिस्ट भी तैयार करता है। कोई भी जीव है जो अभी विलुप्त होने के कगार पे, उनकी रेड लिस्ट जो जारी करता है वो यही करता है IUCN। ठीक है, विवेक मेनन है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत के प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षणवादी, लेखक, फोटोग्राफर और पर्यावरण विशेषज्ञ है। इनको IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन SSC के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये विवेक मेनन है, ये भारत के वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के संस्थापक और कार्यकारी निर्देशक भी है। ठीक है, और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 2025 से 2029 की अवधि के लिए चुने गए हैं। ठीक है, ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो ये अनाउंसमेंट हुआ अक्टूबर 2025 में। कहाँ पे किया गया? तो ये इवेंट आयोजित हुआ था IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस अबू धाबी में, जहाँ पे इसकी घोषणा की गई है। और 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एशियाई को यह सर्वोच्च स्थान मिला है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंग यांग पहले चीनी मूल के व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको कौन से क्षेत्र में नहीं दिया गया था? तो इनको मिला था नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, फिजिक्स। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये प्रसिद्ध चीनी अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अभी इनका 103 साल की उम्र में निधन हो गया है। कहाँ पे हुआ है? बीजिंग, चीन में। इसकी वजह से ये चर्चा में है, तो आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 है, ये आयोजित किया जाएगा राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, राजस्थान। राजस्थान में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया जाएगा और ये राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य आयोजक स्थल की अगर हम बात करें तो वो जयपुर रहेगा। ठीक है, 7 शहर कौन कौन से हैं? तो वो जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, झुंझुनू और भरतपुर, इन 7 शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा। और ये पहली बार हो रहा है जब राजस्थान राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करेगा। और इस कार्यक्रम में काफ़ी सारे गेम देखने को मिलेंगे आपको, एथलेटिक्स, तैराकी, कुश्ती, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे कई खेल शामिल होंगे। और इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है खेल मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया ने। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो समारोह है वो जयपुर में आयोजित होगा, जबकि समापन समारोह है उदयपुर में होने की संभावना बताई गई है। इसके ऑर्गेनाइजर की अगर हम बात करें तो कौन है? तो वो है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के द्वारा इनका आयोजन किया जाएगा। और ये खेल मंत्रालय के सहयोग से होगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, भारत सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में एक भारत समृद्ध भारत की भावनाओं को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो फीडे वर्ल्ड कप 2025 है, इसका आयोजन किया जा रहा है पणजी, गोवा में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, पणजी, गोवा। ठीक है, इसका आयोजन स्थल पणजी, गोवा है। डेट की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक इनका आयोजन किया जाएगा। अनावरण कब हुआ है? तो इसका अनावरण 21 अक्टूबर 2025 को हुआ है। अनावरणकर्ता कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा इनका अनावरण किया गया है। स्थान है पणजी, गोवा। और इसमें टोटल भाग लेने वाले कंट्री कितने हैं? तो 82 कंट्री है जो इसमें हिस्सा ले रही है। कुल खिलाड़ी है 206 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और कुल जो पुरस्कार राशि है वो है 2 मिलियन USD, लगभग 17.58 करोड़ रुपए इसमें पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। और इसके लोगो के साथ जो गान हुआ है इट्स योर मूव, इसका गान का नाम है इट्स योर मूव। ठीक है, यह लॉन्च किया गया है, जिसके प्रसिद्ध गायक कौन है? दिलेर मेहदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
who has been appointed as the new Deputy Chief Minister of Gujarat on 17 अक्टूबर 2025। तो गुजरात की राजनीति में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कब? 17 अक्टूबर 2025 को, जब हर्ष संघवी ने गुजरात के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट होगा, हर्ष संघवी। ठीक है, और ये नियुक्ति है, ये भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुए मंत्रिमंडल पुनर्गठन का हिस्सा रही है। इसका पर्पज है शासन को पुनर्गठित करना और रीजनल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मजबूत करना और अपकमिंग जो इलेक्शन है उसके लिए नई टीम को तैयार करना। ठीक है, और गुजरात के जो गवर्नर है वो कौन है? वो है आचार्य देवव्रत। और हर्ष संघवी है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है माजूरा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new president of एसोचैम in October 2025। तो अक्टूबर 2025 में एसोचैम के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं निर्मल कुमार मिंडा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, निर्मल कुमार मिंडा। और निर्मल कुमार मिंडा है, ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कहाँ के? यूएनओ मीडिया मिंडा ग्रुप के। ठीक है, यूएनओ मिंडा ग्रुप के चेयरमैन है और इनको अभी नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के, इनको चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया? 17 अक्टूबर 2025 को। इनके साथ साथ अमिताभ चौधरी को भी नियुक्त किया है एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम के रूप में, बट वो डिपेंड करेगा आरबीआई के अप्रूवल पर। ठीक है, और अमिताभ चौधरी है, ये एमडी व सीईओ है कहाँ के? एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट, who has been appointed as a member of the Supreme Court appointed panel to draft an equal opportunity policy for transgender rights। तो इसमें अपॉइंट किया गया है अक्की पदमसाली को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अक्की पदमसाली। अक्की पदमसाली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी तैयार करने हेतु एक स्पेशल पैनल का गठन किया है और इस समिति में ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्की पदमसाली को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और ऐसी समिति में शामिल होने वाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य अक्की पदमसाली बनी है और ये नियुक्ति है, ये नेशनल लेवल इंक्लूजन एंड रिप्रेजेंटेशन की दिशा में एक हिस्टोरिक स्टेप मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इस लिस्ट में भारत की जो रैंक है वो है 155 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 155। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंक है 155वें स्थान पर है। ठीक है, की फैक्ट की बात करें तो ये कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स और इनके जो पार्टनरशिप है विथ एल्फा जियो के साथ। ठीक है, इनके द्वारा ये लिस्ट है, ये पब्लिश की जाती है इंडेक्स। ठीक है, टॉप रैंक कंट्री की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे नॉर्वे, सिंगापुर फोर्थ पे और स्वीडन है वो 5th स्थान पे है। और वहीं बात करें हम बॉटम 5 की तो सूडान है, साउथ सूडान 226 नंबर पे है। ठीक है, लेबनान 225, हेती 224, सूडान 223 और पाकिस्तान है 222 नंबर पे इस लिस्ट में आते हैं। वही बात करें इंडिया की रैंक की तो इंडिया की रैंक है 155वें नंबर पे आउट ऑफ 226 कंट्री। ठीक है, इस कंट्री में इस लिस्ट में पहली बार हुआ है कि 226 कंट्रीज को शामिल किया गया है। और बात करें इस इंडेक्स की जो कौन से पैरामीटर के देखते हुए इन लिस्ट को जारी किया जाता है तो इसमें मेन 2 पैरामीटर्स है जिसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट जारी की जाती है। पहला है रिस्क एक्सपोजर और दूसरा है रेजिलेंस कैपेसिटी। ठीक है, रिस्क की अगर हम बात करें तो एक देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर कितना रिस्क ले सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर ये निर्धारित करता है। दूसरा है रेजिलेंस, एक देश की इमरजेंसी प्रॉब्लम को कितना कंट्रोल कर सकता है और अपने इन्वेस्टर को कितना प्रोटेक्ट कर सकता है उसके हिसाब से ये लिस्ट निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WDMM 2025 के अनुसार कौन सी वायुसेना विश्व में पहले स्थान पर रही है? तो WDMMA 2025 के अनुसार यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स है, ये पहले स्थान पे रही। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, USAF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात करते हैं WDMMA 2025 रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, ये अक्टूबर 2025 में जारी की गई है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अपनी नई रिपोर्ट WDMMA रैंकिंग 2025 जारी की है। कवर कंट्री की बात करें तो 129 एयर सर्विस है फ्रॉम 103 कंट्रीज कवर किया गया है। इसमें टोटल एयरक्राफ्ट है 48,082।
ठीक है। बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स ने इसमें चाइना को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, और वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बन गई है, ठीक है। इंडिया का इसमें ग्लोबल रैंक की अगर बात करें तो ग्लोबल रैंक रही है 6th पोजीशन पे। टीवीआर की बात करें तो 69.4 टीवीआर रही है, और इंडिया की जो एक्टिव एयरक्राफ्ट है वो है 1716, ठीक है। वहीं ग्लोबल ओवरऑल ग्लोबल स्ट्रेंथ की बात करें तो थर्ड पोजीशन पे इंडिया रहा है इफेक्टिवनेस और कैपेबिलिटी वाइज, ठीक है। वही बात करें हम जो लोवेस्ट लिस्ट में जो सबसे नीचे स्थान पे रहा है वो है अफगानिस्तान की एयरफोर्स, 107 नंबर पे रहा है। टीवीआर की बात करें तो बिल्कुल कम है, 0.3 है। लास्ट उससे बाद है सीरिया जो 106 नंबर पे रही है, ठीक है। बात करें हम इंडिया की जो पड़ोसी कंट्रीज है उनके बारे में, तो इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स है वो 18वें नंबर पे रही है, ठीक है। बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो 83 नंबर पे रही है, 83। और वही बात करें चाइना की, तो चाइना की PLAAF जो है, चाइना पीपल लिबरेटरी आर्मी एयरफोर्स है, ये 7वीं पोजीशन पे रही है, ठीक है। बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन जज हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज। तो WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज के चेयरपर्सन के रूप में अभी अपॉइंट किया गया है जस्टिस प्रतिभा M सिंह को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, जस्टिस प्रतिभा M सिंह। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को वैश्विक बौद्धिक संपदा WIPO के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल है ये 2025 से 2027 तक रहने वाला है। और ये पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय और एशियाई न्यायाधीश को इस प्रतिष्ठित वैश्विक पद पर नियुक्त किया गया है। अभी हम बात करते हैं WIPO के बारे में। क्या है WIPO? तो WIPO है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये UN की विशेष एजेंसी है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है विश्व में बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR है उनकी सुरक्षा और संवर्धन करना, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसे वैश्विक सहयोग और नीतियों को बनाना इनका मुख्य कार्य माना गया है। और बात करते हैं हम WIPO एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जज क्या है, तो ये बोर्ड दुनिया भर के प्रमुख न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञों से बना हुआ एक बोर्ड है। इनका मुख्य कार्य है WIPO का ये सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन देता है कि उनकी नीतियां विभिन्न न्यायिक प्रणालियों के अनुरूप मानकों के अनुरूप है कि नहीं, उनको सुनिश्चित WIPO के जो ये बोर्ड है वो करता है, ठीक है। वैश्विक IPO जो कानूनों को सामंजस्य को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये इनका प्रमुख कार्य है। और अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह है, इस बोर्ड का नेतृत्व करेगी, जो पहली भारतीय और पहली एशियाई जज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2025 में बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए रोड्रिगो पाज परेरा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, रोड्रिगो पाज परेरा, ठीक है। इनको 54.5% के वोट मिले थे और उन्होंने अपने पूर्व जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज क्विरोगा को हरा दिया था। इन अक्टूबर 2025 इंडिगो पार्टनर विथ विच प्लेटफॉर्म टू ऑफर ए स्मूथ एंड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप की है इंडिगो ने DG यात्रा के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, DG यात्रा, ठीक है। कब की गई है? अक्टूबर 2025 में इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है इंडिगो, ठीक है। इसने DG यात्रा के साथ ये साझेदारी की है, ठीक है। इसका मकसद क्या है? इसकी पार्टनरशिप का मकसद यही है कि स्मूथ और कॉन्टैक्टलेस और हैसल फ्री यात्रा का अनुभव करवाना, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट के बाद यात्री है बिना टिकट दिखाए अपने चेहरे से फेस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोर्डिंग करवा पाएंगे, यानी अब जो ट्रैवल है वो पेपरलेस और स्मार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने कौन से संस्थान के साथ मिलकर सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना हेतु समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास के साथ मिलकर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, IIT मद्रास, ठीक है। कोल इंडिया ने IIT मद्रास के साथ समझौता किया है, किसके लिए किया है? तो ये नया सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी को स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत में जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिट है उसको गति देना, ठीक है।
कोल इंडिया लिमिटेड है, ये विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है, भारत का पीएसयू है। और इसके चेयरमैन कौन है, तो वो है पीएम प्रसाद। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 में। हेडक्वार्टर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक्स SAAF सीनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित की जाएगी, तो इसका आयोजन किया जाएगा रांची झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, रांची झारखंड। और अक्टूबर 2025 में कैबिनेट मिनिस्टर है झारखंड के सुदीव्य कुमार सोनू। कौन से मंत्री है, ये टूरिज्म, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मंत्री हैं। इन्होंने फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक्स SAAF सीनियर चैंपियनशिप 2025 के ऑफिशियल लोगो, मास्कोट्स, जर्सी, एंथम, इन सब का अनावरण किया है। ठीक है, इवेंट कब आयोजित होगा ये, तो ये है 24 से 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे होगा, तो ये बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची झारखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस आयोजन में, इस प्रतियोगिता में भारत के साथ साथ टोटल 6 कंट्री है जो इसमें भाग लेगी। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। इनके करीब 300 प्लस एथलीट्स है इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और इस प्रतियोगिता की थीम की अगर हम बात करें तो थीम है द लैंड ऑफ स्पोर्ट्स, ट्राइब्स, कल्चर एंड नेचर। ठीक है, इसमें जो मेस्कोट लॉन्च हुआ है उसका नाम रखा गया है दलामा। ठीक है, दलामा है ये झारखंड की शक्ति, साहस और आजीवनता का प्रतीक माना गया है। बात करें हम एंथम की, तो एंथम का जो टाइटल है वो रखा गया है जोहर। जो लैंग्वेज उनकी रखी है वो है नागपुरी लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन SAAF की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसके मेंबर है टोटल 8। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर ललित कुमार भनोट। और बात करें हम झारखंड के सीएम की, तो झारखंड के सीएम कौन है, तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2025 में इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का दूसरा देश कौन सा बना है, तो वो बना है उरुग्वे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, उरुग्वे। उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को अपराध की श्रेणी से बाहर करके नया कानून पारित किया है। कब किया है, अक्टूबर 2025 में। कहाँ पे किया है, तो लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ठीक है, और ऐसा करने वाला लैटिन अमेरिका का ये दूसरा कंट्री बन गया है। पहला है कोलंबिया। ठीक है, और इनका पर्पज है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी सीरियस बीमारी से जूझ रहा है, जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वो मेडिकल टीम के मतलब सुपरविजन में अपना इच्छा मृत्यु ले सकता है। ठीक है, और ऐसा करके इससे पहले काफ़ी सारी कंट्री है, लाइक नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्पेन है और कनाडा है, जो ऐसे कानून पारित कर चुका है। और इस श्रेणी में अब उरुग्वे भी शामिल हो गया है। और उरुग्वे की अगर हम बात करें तो उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो और मुद्रा है उरुग्वे पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड टू लॉन्च ए यूनिफाइड पेमेंट प्लेटफॉर्म इन अक्टूबर 2025। तो ये साझेदारी है, इनकी घोषणा की है HSBC और जस्ट पे ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, HSBC एंड जस्ट पे। HSBC है ये होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और जस्ट पे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, ये इंडिया की लीडिंग पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इन दोनों के बीच ये कोलैबोरेशन हुआ है, जिसका उद्देश्य है एक यूनिफाइड फ्यूचर रेडी एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना, जो ग्लोबल डिजिटल मर्चेंट की ज़रूरतों के अनुसार बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म है, ये यूनिफाइड पेमेंट स्टिक पर आधारित है, जो सभी प्रकार के जो पेमेंट मोड है, UPI है, कार्ड है, वॉलेट, नेट बैंकिंग आदि सभी से मर्चेंट को जोड़ता है। ठीक है, इसमें स्मार्ट ट्रांजेक्शन रूटिंग, एडवांस फ्रॉड प्रोटेक्शन, आसानी से जो रिकन्सिलेशन है वो, और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी। और ये साझेदारी है, ये HSBC के वैश्विक नेटवर्क और जस्ट पे की तकनीकी विशेषज्ञता को मिलाकर भुगतान प्रक्रिया को सरल और आसान और प्रभावी बनाना इनका मकसद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम बात करते हैं HSBC के बारे में। तो HSBC है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1865 में हांगकांग एंड संगाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से। CEO कौन है, CEO है नोवेल क्विन। इसके CEO है नोवेल क्विन। और इसकी प्रेजेंस की बात करें तो ये 60 प्लस कंट्री में कार्यरत है। ठीक है,
की सेगमेंट की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, ट्रेड फाइनेंस और ग्लोबल पेमेंट ये सब देखता है। ठीक है, बात करें हम जस्ट पे की, तो जस्ट पे है, इसका फुल नाम है जस्ट पे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, स्थापना हुई थी 2012 में, और इसकी जो फाउंडर और सीईओ है वो है विमल कुमार। ठीक है, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो पेमेंट गेटवे है। ठीक है, यूपीआई स्टिक्स, चेकआउट ऑप्टिमाइजेशन एंड फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी इनका स्पेशलाइजेशन है। पार्टनर्स की बात करें तो वर्क विथ फोनपे, अमेजोन पे, गूगल पे, है ना, इन सबको ये इनके साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट एसएसएफ रिपोर्ट 2025 कौन से संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट है, ये जारी की गई है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट एसएसएफ रिपोर्ट 2025 है, ये पहली बार जारी की गई है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब जारी की गई है? तो इसको जारी किया गया है 14 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड ए ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस फ्लो टू फॉरेस्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो इन्वेस्टमेंट था फॉरेस्ट में वो था 84 मिलियन यूएसडी डॉलर, बट इनके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक का जो टारगेट है वो 300 मिलियन एनुअली होना चाहिए, 300 मिलियन यूएसडी डॉलर एनुअली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर द LCA तेजस MK1A फाइटर जेट? तो LCA तेजस है, MK1A लड़ाकू विमान है, इसका निर्माण कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 17 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में निर्मित पहले LCA तेजस MK1 लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। ठीक है, अभी इस इवेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम नज़र डालते हैं। ये अक्टूबर 2025 में, 17 अक्टूबर 2025 में इनोग्रेटेड किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, LCA तेजस MK1A प्रोडक्ट है, इसको किसने बनाया है? तो ये प्रोडक्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, नासिक में इसका उद्घाटन किया गया है। पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है टू रिप्लेस MiG-21 एयरक्राफ्ट। ये LCA तेजस MK1 है, ये एयरक्राफ्ट है MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। और टारगेट क्या रखा है? 3 लाख करोड़ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसका टारगेट है, 50,000 करोड़ है डिफेंस एक्सपोर्ट बाई 2029 तक इनका टारगेट रखा गया है। और ये भारत की आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस मिशन को एक नया आयाम देगा। ठीक है, 2032 से 33 तक 180 तेजस MK1A लड़ाकू विमानों के उत्पादन की योजना बनाई गई है। और इन्होंने HAL नासिक ने 3 महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्टों का भी उद्घाटन इसमें किया है। पहला है फर्स्ट LCA तेजस MK1A फाइटर जेट बनाना, थर्ड प्रोडक्शन लाइन ऑफ LCA तेजस MK1। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्शन लाइन ऑफ HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, बात करें हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटक में, और इसकी जो चेयरपर्सन है वो है DK सुनील कुमार, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी हम बात कर लेते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन से बैंक ने RBL बैंक का 60% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो वो खरीदी है अमीरात NBD ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अमीरात NBD। ठीक है, अमीरात NBD कहाँ की बैंक है? तो ये UAE की बैंक है। ठीक है, भारत के निजी क्षेत्र के बैंक RBL बैंक की 60% की हिस्सेदारी इन्होंने खरीद ली है। और ये सौदा कितने में हुआ है? तो ये सौदा लगभग 26,850 करोड़ रुपए में हुआ है, लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर में। ठीक है, और इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की आज तक की सबसे बड़ी FDI घोषित की गई है अक्टूबर 2025 में। ठीक है, इसमें जो शेयर इश्यू किए गए हैं वो 95.91 करोड़ के शेयर दिए गए हैं, पर शेयर 280 रुपीज़ रखा गया है। एडिशनल ऑफर में 26% ओपन ऑफर टू पब्लिक शेयर होल्डर। ठीक है, बात करें अमीरात NBD बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसके जो CEO है वो कौन है? सैना नेल्सन। और टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है टुगेदर वी प्रॉस्पर। ठीक है, बात करें हम RBL बैंक लिमिटेड की, तो RBL बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। CEO है R सुब्रमण्य कुमार
और टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 क्लियरिंग कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव किसने दिया है? तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव रखा गया है सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप। अक्टूबर 2025 में द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप ने, जिनकी अध्यक्षता रामा सुब्रमण्यम RS गांधी के द्वारा किया गया था, जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। उन्होंने क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसे NSE क्लियरिंग लिमिटेड है, जिनके लिए जो ट्रांजैक्शन चार्ज है उसको बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया है, ठीक है। करंट फी स्ट्रक्चर की बात करें तो करंट फी स्ट्रक्चर क्या है? तो NSE क्लियरिंग का जो करंट फी स्ट्रक्चर है, जिसमें NSE से ओनली 5 to 6% फी मिलती है, ठीक है। लेकिन अभी जो नया प्रस्ताव दिया गया है उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फी बढ़ाकर 25% से 25% या उससे अधिक किया जा सके, ऐसा प्रस्ताव रखा है। बात करें हम सेबी की, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में स्टैट्यूटरी पावर 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट 1992 के तहत आया था। चेयरपर्सन कौन है? तो तुहिन कांता पांडे इनके चेयरपर्सन है, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने अक्टूबर 2025 में कौन सी संस्था के साथ मिलकर 3 मिलियन USD का एक सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया गया है? तो वो किया है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एडीबी ने वर्ल्ड बैंक के साथ जो मिलकर 3 मिलियन USD का जो एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है, उसके बाद उनका जो टोटल कम्युलेटिव है वो 9 मिलियन USD हो गया है। और इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए एडीबी की जो ऋण देने की कैपेसिटी है, जो लैंडिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और अब तक एडीबी का ये पहला जो विश्व बैंक के साथ मिलके एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया वो विश्व बैंक के साथ पहला है। और 2020 के बाद ऐसे टोटल 6 एग्रीमेंट्स एडीबी है वो साइन कर चुका है, अलग अलग जो डेवलपमेंट बैंक है उनके साथ मिलके। अभी हम बात करते हैं सोवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट EEA के बारे में। इसका पर्पज क्या है? ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो MDB जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है वह अपने लोन पोर्टफोलियो के जो जोखिम है उनको संतुलित करने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी जो बड़े सोवरेन लोन वाले देश है जिनके एक्सपोजर बड़े हैं वो छोटे या कम एक्सपोजर वाले देशों के साथ स्वेप कर दिया जाता है। जिसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट है कि उनकी जो बैंक की जो कैपिटल है वो मुक्त हो जाती है और जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और फिर नए देशों में जो निवेश करने की गुंजाइश है वो बढ़ती है, ठीक है। ये इनका बेनिफिट रहता है। तो ये जो समझौता है वर्ल्ड बैंक और एडीबी के बीच जो कोलैबोरेशन दर्शाता है ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उनमें वित्तीय अवसरों का अधिकतम उपयोग किया जा सके, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका? तो इसका इम्पैक्ट है कि 3 मिलियन USD समझौते से एडीबी की जो कुल लैंडिंग कैपिटल जो है, लैंडिंग कैपिटल है वो बढ़ गई है, जिससे वह भारत जैसे देशों को स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव के लिए सस्ता और बड़े पैमाने पर वित्त उपलब्ध करा पाएगा, ठीक है। बात करें हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एडीबी की, तो इसके प्रेसिडेंट है मास्टो कांडा जो जापान से हैं, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two entities announced a new SME bank assurance partnership in October 2025? तो SME बैंक अश्योरेंस की साझेदारी है अक्टूबर 2025 में अजाइस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और CSB बैंक के मध्य की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पे राइट होगा, अजाइस फेडरल लाइफ एंड CSB बैंक, ठीक है। और इनका पर्पज है भारत में जो SME के सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम के व्यक्ति है और इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है उन सबको जीवन बीमा का समाधान प्रदान करना, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025? तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 लॉन्च की गई है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट एंड मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा।
अभी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। तो रिपोर्ट का नाम है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 और ये रिपोर्ट है, ये दुनिया भर की जो पेंशन या फिर रिटायरमेंट जो प्रणाली है उन सभी का जो एडिक्वेसी, उनकी जो सस्टेनेबिलिटी और जो इंटीग्रिटी है, उन सभी पैरामीटर्स का असेसमेंट करती है और उन सब के बीच में कंपैरिजन करती है और उसके बिहाफ पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, उनके हिसाब से जो जो कंट्री है उनकी ग्रेड मिलती रहती है। तो ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? तो ये रिलीज करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट एंड मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और 2025 की जो रिपोर्ट जारी की गई थी ये इसका 17वां एडिशन था। ठीक है, और बात करें हम इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक की, तो इंडिया है इसमें 52 नंबर पे अपना स्थान बनाया है। विथ स्कोर रहा है इंडिया का 43.8, ग्रेड मिली है D। और टोटल कंट्री की अगर बात करें तो टोटल कंट्री इसमें 52 ही है। तो इसका मतलब इंडिया है जो सबसे लास्ट निचले पायदान पर है ग्रेड D के साथ। ठीक है, टॉप कंट्री की अगर बात करें तो नीदरलैंड है 85.4% के साथ ग्रेड A इनको मिला है। सिंगापुर है, ये फर्स्ट एशियन नेशन बना है जो विथ ग्रेड A के साथ 88.8% इन्होंने हासिल किया है। और बात करें न्यू एंट्रीज की तो कुवैत, नामीबिया, ओमान और पनामा, ये चारों कंट्री है न्यू एंट्री के रूप में इस रिपोर्ट में आई है। ठीक है, बात करें इंडिया सब इंडेक्स स्कोर की तो एडिक्वेसी में 34.7 है, सस्टेनेबिलिटी में 43.8 है और इंटीग्रिटी में बात करें तो 58.4 रही है। ठीक है, सब इंडेक्स लीडर की अगर बात करें तो सब इंडेक्स लीडर में कुवैत है, एडिक्वेसी में फर्स्ट पे है, आइसलैंड है सस्टेनेबिलिटी में फर्स्ट पे है और फिनलैंड है वो इंटीग्रिटी में फर्स्ट पे है। ठीक है, अगर ग्लोबल कवरेज की बात करें तो 65% तक वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें कवर की जाती है। और बात करें हम मर्सर के CEO की तो मर्सर का CEO कौन है? पेट टॉमलिंसन। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क USA में, और इसका स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।